Students, very good morning to all of you. Welcome to our class. Welcome to our today's class. And in the previous class of our 10th, जिसके अंदर अपन फिजिक्स के अंदर चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख चुके हैं. ठीक है, उसके अंदर हम पोटेंशियल के बारे में देख चुके हैं, उसके अंदर हम ओम्स लॉ के बारे में देख चुके हैं. आज अपन ओम्स लॉ को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एक बार, और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, जो रेजिस्टेंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट था, उस रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे. चलिए, अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा, एक बार तो हैंड रेज कर दो और फिर अपन आगे चलते फटाफट. अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सभी बच्चे हैंड रेज कर दीजिए. चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी. चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. देखिए, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है कि भाई एक वायर है, उस वायर में अगर करंट फ्लो करेगा, एक वायर है, एक वायर में अगर करंट फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन दिस पर्टिकुलर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स. जो दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके करंट क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. यहाँ से अपन ने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया विच इज नोन एज रेजिस्टेंस. दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस का डिस्कशन कल अपन ने पिछली क्लास में किया था. हमने कुछ इस तरीके का वायर का एक डायग्राम बनाया था, याद करो, और बोला था कि ये जो वायर है ये बेसिकली एक सॉलिड होता है. वायर जो क्या है वो सॉलिड होता है, उसके अंदर कोई खाली जगह, हॉलो स्पेस प्रेजेंट नहीं होती. अब जब एक वायर के अंदर हॉलो स्पेस प्रेजेंट नहीं है, मान लो एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वायर को एंटर करते हैं. सो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस वायर को एंटर करेगा, जाके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, एटम से कोलाइड करेगा और अपने पाथ से डिविएट होता रहेगा. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एटम से कोलाइड किया और इस तरीके से आगे गया आगे. ठीक है, तो बेसिकली वी कैन सी दैट इन दिस पर्टिकुलर वायर, सिंस देयर इज नो फ्री स्पेस, नो एम्प्टी स्पेस, हर जगह मुझे एटम्स ही एटम्स दिखते हैं, मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स दिखते हैं. इसके कारण इलेक्ट्रॉन जब इसमें चलने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. बीच रास्ते में उसे दूसरे एटम्स दिखते हैं, ठीक है, उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, और क्योंकि वो खुद चल रहा है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स और एटम से टकराने लगता है. ठीक है, इस टकराने के कारण अपनी एनर्जी को लूज करने लगता है. तो बेसिकली इस कंडक्टर ने यहाँ पर ये जो वायर थी क्या प्रोवाइड किया? एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं, जो कि यहाँ पर आर से डिनोट किया गया है. तो ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती क्या है? सो ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के द्वारा. ठीक है, किसी भी मटेरियल के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, किसको? टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट. अगर करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन अगर प्रोवाइड कराया जाता है, बीच रास्ते में उसको कोई रोकने की कोशिश करता है कोई भी मटेरियल, तो उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. और इस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को सबसे पहले हमें किसने बताया? तो ओम ने बताया. इसीलिए हमने इन्हीं के नाम पे इसकी एसआई यूनिट रख दी. सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की क्या है? ओम है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. डिनोट किससे किया? ओमेगा से किया. दिस इज व्हाट? दिस इज दी ओमेगा सिंबल. ठीक है, ओमेगा सिंबल है हमारे पास ये. कल अपन ने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी लिया था. मैंने आपको बताया था कि आप जैसे मोबाइल फोन्स में गेम्स खेलते हैं, तो बेसिकली करंट के फ्लो की वजह से वहां पर रेजिस्टेंस क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है करंट के फ्लो को. ठीक है, तो जब वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा तो वहां पर जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आया उसकी एनर्जी कम होती जाती है, कम होती जाती है. दैट मींस सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट. कुछ एनर्जी यहाँ पर वायर के अंदर लूज कर दी गई है.
और ये एनर्जी का जो लॉस है, इसी को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। और इसीलिए आप जब ज्यादा देर तक कोई भी डिवाइस को चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? बिकॉज जब भी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ये करंट एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। अपनी एनर्जी को लूज किस फॉर्म में करते हैं? तो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं हीट के फॉर्म में। और वही चीज हमने यहाँ पर शो कर रखी है। चलिए, सिंपल सीधी सी बात थी, पिछली क्लास में हमने ये चीज देख ली थी। आज हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है, किसी वायर का रेजिस्टेंस जो है, ये किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एक वायर का रेजिस्टेंस किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, आज की क्लास में हमें ये सीखना है। उससे पहले मुझे ये बताइए, ये रेजिस्टेंस को जो रिवाइज करवाया सबको क्लियर हुआ कि नहीं? फास्ट हैंड रेज करके बता दो मुझे। यस एवरीवन? यस यस, फास्ट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात हुई रेजिस्टेंस की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ये रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, और इसके आंसर्स हो सकता है मैं आप लोगों से पूछ लूं। ठीक है, तो आप तैयार रहना हैंड रेज करने के लिए। जिसको भी आंसर पता होगा वो मुझे बता सकता है। कॉमन सेंस से अपन आंसर देंगे, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से सोच के बताना। देखिए, नंबर वन, नंबर वन ये रहेगा कि ये रहा हमारे पास पर्टिकुलर हमारी एक वायर मैं बनाता हूँ ऐसी। ठीक है, ये एक वायर बनाई मैंने। ठीक है, एक वायर मैंने ऐसे बनाई, और इसी के नीचे मैं एक और वायर बना रहा हूँ। थिकनेस सेम है, दोनों वायर की थिकनेस क्या है? सेम है। बट दिख रहा है एक की लेंथ L1 है और दूसरे की लेंथ जो है वो L2 है। ठीक है, तो दोनों वायर्स की लेंथ मुझे डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है। मैं बोल सकता हूँ लेट अस कंसीडर कंसीडर L2 ग्रेटर देन L1। ठीक है, जो दूसरा वाला वायर है उसका जो लेंथ है वो ज्यादा है पिछले वाले वायर से। अब देखिए ध्यान से, एक बार इलेक्ट्रॉन इस वायर को एंटर करता है और एक बार इलेक्ट्रॉन इस वायर को एंटर करता है। दोनों वायर्स को इलेक्ट्रॉन एक एक बार एंटर कर रहा है। एंटर जब करेगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, एंटर जब यहाँ से करेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर तो सिर्फ L1 लेंथ ही ट्रेवल करनी है, वो छोटा रास्ता ट्रेवल करना है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक बड़ा रास्ता ट्रेवल करना है। अब आप खुद सोचो, आप स्कूल आए थे, ठीक है, लेकिन हमने स्कूल से आपको पैदल भेज दिया, आप पैदल जाओ घर पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, हालांकि सब बसेस से आते हैं, कोई बाइक से आता है, कोई स्कूटी से आता है, लेकिन मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर जगह ए थी, ये बी जगह है, यहाँ से आपको पैदल भेज दिया गया। तो जब आप पैदल चलते हो तो क्या आप बड़े रास्ते से जाना प्रेफर करते हो या छोटे रास्ते से? हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बड़े रास्ते से नहीं जाएंगे, हम छोटे रास्ते से जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा मेहनत लगेगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर देखो, जब एक बार दूसरी वायर में गया, एक बार पहली वायर में गया, तो उसको ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन किस में मिलेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस किस में मिलेगा? आप सोच के बताइए हैंड रेस करके, किस वायर में ज्यादा उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, ए में या बी में? ये वायर ए है मेरे पास और ये वायर बी है, बताइए फटाफट। हु कैन टेल? कौन बता सकता है मुझे? यस, शौर्य, बताइए। यस, टेल मी। अतुल? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, B will be the answer. सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बी विल बी द आंसर, वेरी गुड। आइए देखते हैं। देखिए क्लियर सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देखूं तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक बड़ा रास्ता ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचना है, और यहाँ पर उसे एक छोटा रास्ता ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचना है। जब वो बड़े रास्ते पे ट्रेवल करेगा तो ज्यादा कोलिजन्स खाएगा, ज्यादा बार टकराएगा। हो सकता है रास्ते में कई बार ही टकरा जाए और फिर आगे पहुंचे। लेकिन जब ये छोटा रास्ता चलेगा तो हो सकता है 10 बार ही टकराए,
और फिर आगे पहुंचे। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो किसके अंदर ज्यादा होंगे, जब सेकेंड लेंथ की बात की जाएगी या दूसरे वाले वायर की बात की जाएगी। सो क्लियरली वी कैन सी दैट फ्रॉम दिस एग्जांपल दैट अगर लेंथ किसी वायर की ज्यादा हो, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर L2 जो था वो L1 से बड़ा था, सो क्लियरली यहां से पता चल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2 विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1। और यहां से मुझे एक चीज पता चल जाती है दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, सिंपल सीधी सी बात है कि अगर एक वायर की लेंथ ज्यादा लंबी है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो ज्यादा बार कोलाइड करेगा, ज्यादा कोलाइड करेगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया पहली चीज। आइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, रेजिस्टेंस की दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। नंबर सेकंड इज एक वायर मैंने बनाया ऐसे, इस बार लेंथ दोनों वायर्स का सेम रखेंगे, ध्यान से देखो। एक वायर ऐसा है और एक वायर ऐसा है, इस तरीके से समझना और देखना। दोनों वायर में एक डिफरेंस है। अगर दोनों वायर की अपन लेंथ की बात करें तो दोनों ही वायर की लेंथ सेम है, मुझे दोनों वायर की सेम लेंथ L दिख रही है। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करो, देखो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया देखा, यहाँ से यहाँ तक ये इतना पोर्शन जो है इस वायर का देखा, और यहाँ से यहाँ तक जो वायर है इसका भी देखा। आप क्रॉस सेक्शन एरियाज की अगर बात करें तो देखिए ऊपर वाली वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे बड़ा दिखता है, लेकिन नीचे वाली वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान सकते हैं, इसका A2 मान सकते हैं, एंड वी कैन सी या we know that cross section area of the second wire, sorry, cross section area of the first wire is greater than the cross section area of second wire। ये अपन को पता चल रहा है डायरेक्टली डायग्राम देख के। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तब इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे। देखिए यहां से ज्यादा चार्ज इस वायर को एंटर कर सकता है, ठीक है, ज्यादा चार्ज इस वायर को क्रॉस कर सकता है और ज्यादा चार्ज सामने तरफ मिल सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, बड़ा है। लेकिन अगर मैं छोटी वाली वायर को देखूं, पतली वायर को देखूं, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है छोटा, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर छोटा होता है तो सामने की तरफ कम चार्ज दिखेगा। अब देखिए एक तरफ तो मुझे मिल रहा है ज्यादा चार्ज और एक तरफ मुझे मिल रहा है कम चार्ज। जब ज्यादा चार्ज मुझे देखने को मिला सामने की तरफ, दैट मीन्स करंट की वैल्यू ज्यादा है। करंट की वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, कम। इस वायर में जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा देखने को मिला, उस वायर का रेजिस्टेंस मुझे कम देखने को मिला। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर। इसका मतलब एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा चार्ज अब इस वायर में से जा सकता है, इस वायर में से ज्यादा चार्ज फ्लो कर सकता है। और इसी पर्टिकुलर फिनोमेना से अपन एक और रिलेशन यहाँ पर बोल सकते हैं दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is inversely proportional to cross sectional area। यहां पर हमने पहली प्रॉपर्टी बनाई लेंथ के लिए, लेंथ बढ़ाओगे तो क्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बनाई क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिखी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख जाए, आपको समझ जाना है किसी चीज के बढ़ाने पे कोई चीज अगर कम हो रही हो तो तब इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी आपको बतानी पड़ती है, और किसी चीज के बढ़ाने पे अगर चीज बढ़ ही रही हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और यहां से अब अपन एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, किस किस पे बेस्ड, लेंथ पे बेस्ड, एरिया पे बेस्ड फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, सभी बताने, सभी को हैंड रेज करना है, फटाफट मुझे बताएंगे कि इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। फास्ट, मैं देख रहा हूँ काफी काफी सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, आई वांट
हैंड रेज्ड, हैंड टू बी रेज्ड इन द क्लास, फटाफट, फास्ट फास्ट, यस, बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। चलिए, वेरी गुड। आइए, ये बात हुई कि किस तरीके से रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, किस तरीके से रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। अब अपन आगे बात करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन दोनों को एक फॉर्मूले में डालेंगे अपन। लेट अस सी। Now we know that resistance is directly proportional to length, and we know that resistance is inversely proportional to area. इन दोनों फॉर्मूले को अगर क्लब कर दूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है L अपॉन A, और यहां से जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो मैं एक कांस्टेंट लगा देता हूं विच इज नोन एज रो L अपॉन A। बेटा ये रो क्या होता है? तो दिस रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी हम कैसे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट किसी भी एक पर्टिकुलर वायर की अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको उस वायर का लेंथ पता होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, उस वायर का एरिया पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है। तीसरा, आपको उस वायर की रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी? ये रेजिस्टिविटी से क्या मतलब होता है इसकी भी बात करते हैं। देखिए, जैसे कॉपर है, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे गोल्ड है, इनमें से कुछ है कंडक्टर्स, ठीक है, मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड नॉन मेटल्स जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। आपने ये चीज पहले पढ़ी होगी, बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेटल्स की बात की जाए तो दे आर द कंडक्टर्स, एंड इंसुलेटर्स की बात की जाए तो दे आर दी नॉन मेटल्स। अब सभी मेटल्स जो है वो एक जैसा कंडक्ट नहीं करते। कोई गोल्ड ज्यादा कंडक्ट करता है, ठीक है, सिल्वर उससे थोड़ा कम कंडक्ट करता है, ऐसे ही फिर नीचे कॉपर आ जाता है, ब्रास आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है। दैट मीन्स हर मेटल जो है उसकी कंडक्टिविटी अलग अलग है। कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कुछ कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दैट मीन्स सबका एक रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं सेम लेंथ और सेम एरिया सबकी वायर बना दूं, एक वायर मैंने बना दी गोल्ड की, एक मैंने वायर बना दी एल्यूमिनियम की, एक वायर बना दी कॉपर की, ठीक है, ऐसे मैंने 3 वायर्स बना दी। हमसे पूछ लिया जाता है कि तीनों वायर्स का लेंथ सेम है, तीनों वायर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, आप हमें बताइए क्या तीनों वायर का रेजिस्टेंस भी सेम होगा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी कंडक्टेंस अलग अलग है। कोई गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं उसके कंपैरिजन में कम होता है, कॉपर की बात करूं उसके कंपैरिजन में कम होता है। दैट मीन्स सभी के लिए थोड़ा सा सेम वायर होते हुए भी, सेम लेंथ का वायर होते हुए भी, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर होते हुए भी रेजिस्टेंसेस अलग अलग आ रहे हैं। और वहां पर फिर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड हो जाता है? उसकी रेजिस्टिविटी पे। एंड दिस रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर ए डिफरेंट मटेरियल। एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, आप गोल्ड को इंडिया में लिए और वही गोल्ड को आपने यूएसए में निकाला, दोनों का रेजिस्टिविटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब लेंथ, एरिया, इसके अलावा भी एक क्वांटिटी ऐसी होती है जो रेजिस्टेंस को डिसाइड करती है, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रो। डेफिनेशन इसका क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले तो आप मुझे बताइए, हाउ मेनी पीपल आर हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक? यस, तौशिक। हेलो, हाँ तौशिक, बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर मुझे पूछना है सर, आप कह रहे हो कि ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक कांस्टेंट होती है, यस, लेकिन सर रेजिस्टिविटी भी तो लेंथ और एरिया पे और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। कैसे? आपका कहने का मतलब ये है कि रो विल बी इक्वल टू आर ए बाय एल? हाँ सर। सर तो फिर एरिया और लेंथ को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सर इस पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए, सबसे पहले रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये बोला जाता है कि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए एंड लेंथ को 1 मीटर ले लीजिए। दैट मींस उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशंस दे दी जाती है बुक्स के अंदर, इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन अभी नहीं बताई थी, क्योंकि बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसे तो ये डिपेंड करने लग गया, एरिया को चेंज करूंगा लेंथ को चेंज करूंगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। गोल्ड के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऐसे ही Yes. कॉपर में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही एल्यूमिनियम में भी है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराने में काम करते हैं। अब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर गोल्ड के पास प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली उतना ही करंट गोल्ड फ्लो करवा पाएगा, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट विल हैव ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और दी पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हर एलिमेंट के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो अलग होता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर फ्लो करेगा। अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट है गोल्ड और एक है कॉपर, दोनों के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं हो सकते। गोल्ड का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, लेकिन जिसमें ज्यादा होगा उसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जिसमें कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स कम करंट फ्लो करेगा। अब जिसमें करंट कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ऐसे ही जिसका करंट, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। और ये चीज हम कहाँ देखते हैं? ये चीज हम देखते थे इन दिस 12th क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आता है। सर ठीक है लेकिन कौशिक, फॉर्मूला तो यही बता रहा है। फॉर्मूला ये बता रहा है, फॉर्मूले को मत देखो। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? तो ये फॉर्मूला एक चीज और से आता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय, सॉरी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि 12th क्लास में देखते हैं। अभी एट प्रेजेंट जो हमें पढ़ना है, एज ऑफ 10th क्लास जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है, और इसमें याद रखना है, एक फैक्ट की तरह इसको याद रखना है। जैसे इंडिया का प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरीके से हमें याद रखना है कि एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, थैंक यू सर। इज इट क्लियर? बताइए बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फास्ट रेज योर हैंड्स। तो क्या याद रखना है? एक ही सिंपल फॉर्मूला, एक फैक्ट के तौर पे इसको याद रखना है, दैट द रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगी, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए, इन विच आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, लेंथ इज द लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ अगर आप किसी वायर का लेंथ को इंक्रीज करोगे, एक वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन ये चीज याद रखनी है दैट रो इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। लेंथ और एरिया पे रो डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये एटम पे डिपेंड करता है कि उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब क्वांटिटीज पे, ठीक है। तो रो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है विच ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे, अदरवाइज रो के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। अब इसी पे बेस्ड मैं तुम्हें एक प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन बताता हूँ। प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखना और समझना कि किस तरीके से इस पे सवाल पूछ लिए जाते हैं। हमने अभी अभी देखा दैट रेजिस्टिविटी और रो, तो रो जो है जिसको अपन रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, इसको ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, बोर्ड में क्वेश्चन था, इफ लेंथ ऑफ ए वायर is made 4 times the initial length, अगर लेंथ वायर की शुरुआती लेंथ से 4 गुना कर दी जाए, then what will happen to resistivity? Then what will happen to resistivity? बेटा ये बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा अगर आप लेंथ को 4 गुना कर दो वायर की। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मैंने लेंथ को 4 गुना कर दिया तो 4L/A हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 4 टाइम्स रो L/A। अब बेटा रेजिस्टेंस तो मेरा 4 गुना हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं कि अगर लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस मेरा 4 गुना हो गया। लेकिन रेजिस्टिविटी पूछा है यहाँ पर, देखो ध्यान से क्या पूछा है, रेजिस्टिविटी। अब बच्चों ने क्या देखा कि सर लेंथ को 4 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा, और तुरंत उन्होंने आंसर निकाल दिया है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। उन्होंने देखा कि व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टिविटी। घर आके उनको पता चला, जब उनके दोस्तों ने बताया कि देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टिविटी पूछा था, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर हमने वही चीज पूछी थी, अगर लेंथ को बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारा आंसर यहाँ पर रहना था रो विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमारा पर्टिकुलर यहाँ पर आंसर बनना था, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जा चुका है न जाने कितनी बार। ये कभी लेंथ के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, कभी एरिया के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। कभी आपसे पूछता है कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा, कभी वो आपसे पूछता है कि अगर एरिया बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा। सो आपको याद रखना है दैट द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, बट द रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस एरिया एंड लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट फास्ट। yes fast everyone। ठीक है, याद रखो, फैक्चुअल बात याद करो। किसी को अगर इसके बारे में समझना है, ठीक है तौशिक, अगर आपको समझना है कि सर मुझे तो बता दो कि ये क्या होता है, तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको पूरा बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 2-3 चीजों के बारे में और समझना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझना है, इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट क्यों होता है। याद रखना है, रेजिस्टिविटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टेंस तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों पे डिपेंड करेगा, बट रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ये 2 पॉइंट हैं जो कि याद होने चाहिए रेजिस्टेंस से रिलेटेड। सिंपल सीधी सी बात। किसी को इसके बारे में समझना हो तो दे कैन कॉल एंड दे कैन आस्क इट। चलिए, यहाँ से एक चीज हमें पता चल जाती है कि वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस ही किया कि भाई जो रेजिस्टेंस है उसके फॉर्मूले से मेरे को एक फॉर्मूला मिलता है, रो इज इक्वल टू RA/L। और अगर एग्जाम में मान लो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तब आप क्या डेफिनेशन लिखोगे, तो उस डेफिनेशन की भी बात करते हैं। अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं,
अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लूं और लेंथ को 1 मीटर ले लूं, एरिया को कितना ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को कितना ले लिया 1 मीटर, तो जैसे ही यहाँ पर पुट किया इस फॉर्मूले में ऊपर भी हो गया 1 नीचे भी हो गया 1, सो रो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर के बराबर। ठीक है, इसी को रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कहा जाता है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हुआ, इफ ए वायर इज हैविंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 यूनिट and length of 1 unit, then the resistance of the wire is equal to the resistivity। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने क्या बोला कि अगर आप एरिया को 1 यूनिट ले लो और लेंथ को भी 1 यूनिट ले लो, तो जो आपका रेजिस्टेंस रहता है वायर का वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाता है। बस ये डेफिनेशन बोली गई, इसको फॉर द डेफिनेशन से याद रखना है। ये याद नहीं रखना कि ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये याद रखना है। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट हैंड रेज कर दो। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आज अपन ने पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना है। R is equal to rho L by A, R is equal to rho L by A, formula is this, rho is the resistivity, length is denoted by L and cross section area is denoted by A। रो जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। बट लेंथ एंड एरिया कैन बी चेंज्ड, और लेंथ और एरिया अगर आप चेंज करते हो तो उससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब देखिए एक और चीज, रेजिस्टिविटी की यूनिट देखते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। ध्यान से देखो, रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट बनानी हो तो देखो रो किसके बराबर है, R resistance into area cross section area divided by length L। सो यहां से मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस को अपन ओम के फॉर्म में लिखते हैं, एरिया को अपन मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं और डिवाइडेड बाय लेंथ को अपन मीटर के फॉर्म में लिखते हैं। यूनिट लग की लिख दी मैंने। देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ओम का सिंबल लगा दिया और मीटर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूनिट है, ये ऐसा यूनिट ओम मीटर, याद रखना है। इस फॉर्मूले से अपन ने रेजिस्टेंस की जगह पे ओम लिखा, एरिया की जगह पे मीटर स्क्वायर लिखा एंड लेंथ की जगह पे मीटर लिखा। 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल करा, मेरे पास आंसर आया ओम इंटू मीटर। सिंबल के फॉर्म में देखेंगे तो ये बनेगा ओमेगा इंटू मीटर and this is the SI unit of resistivity। resistivity का SI यूनिट ये होता है मेरे पास। सिंपल सीधी सी बात है, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, आज की क्लास को फिर अपन खत्म करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान है बेटा। किसी को कोई भी डाउट आए इसके बाद आप क्लास के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट हो यू कैन कॉल। आज तक जो कुछ भी पढ़ा है अपन ने, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, 4 चीजें देखी। चार्ज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया था। आज सैटरडे है, आज आपको नोट्स मिल जाएंगे, संडे को आप इसके नोट्स कंप्लीट करिए, ठीक है। मंडे को अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक इसका शुरू करेंगे। चलिए, नाउ इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट हैंड रेज कर दो। यस, बताइए अतुल। सर रेजिस्टेंस होता है सर, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से सर डिपेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस सर। हाँ सर कैसे सर, बट कैसे, मुझे एक बात बताओ कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है और एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत पतला सा है, तो किसके अंदर चार्ज इजीली मूव कर सकता है? खुद सोचो, जिसका एरिया बड़ा होगा जिसका एरिया छोटा होगा?